ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से URTS की एक और सॉल्यूशन सीरीज लाए हैं बच्चों, विच इज URTS 3। तो स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है बच्चों कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी juxtamedullary nephrons, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ। तो किन किन आधारों पर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को juxtamedullary नेफ्रॉन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगी और juxtamedullary में लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगी। वासा रेक्टा के आधार पर भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। साइज एंड नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, इनफैक्ट juxtamedullary नेफ्रॉन्स जो होंगे वो नंबर में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सही, दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। यस, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही है जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is incorrect with respect to hemodialysis? ओके, तो हीमोडायलिसिस के आधार पर बच्चों कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ये तुमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन, सही है। ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डायलाइसिस यूनिट हैज अ कॉइल्ड सेलोफैन ट्यूब, ये भी बच्चों सही है। तीसरा है फॉर डायलिसिस ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन आर्टरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है एंटी हेपारिन इज एडेड टू ब्लड प्रायर टू हीमोडायलिसिस, ये ऑप्शंस तो गलत हो गया ना बच्चों, ये ऑप्शन यहां पर गलत है। एंटी हेपारिन हम यूज नहीं करते शुरुआत में हम यूज करते हैं हेपारिन। So this option is incorrect. तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? That will be option number 4th. Yes. Next question. नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंटरस्टिशियल फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तुमसे कॉम्पोजिशन पूछी है, तो ब्लड में से क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों? ब्लड में से सबसे पहले तो तुम फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दोगे, इनफैक्ट कुछ लार्ज प्रोटीन्स भी निकाले जाएंगे, तो लार्ज प्रोटीन्स भी सारे के सारे नहीं होंगे, तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस लार्ज प्रोटीन्स विल बी दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो पहला ऑप्शन ही हमें यहां पर सही लग रहा है बच्चों। यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, identify the wrong statement with respect to human RBC. They are devoid of nucleus, correct statement है बच्चों। They are biconvex in shape, this option is incorrect। कैसे होते हैं बच्चों शेप में? बाइकॉनकेव, ओके। तो करेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, select the correct statement with respect to safe blood transfusion। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रेस्पेक्ट में। सो देखते हैं बच्चों, एक एक करके हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है द डोनर RBCs शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेसिपिएंट सीरम। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट लग रहा है ना बच्चों। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर RBC एंटीजन। देखो ये बात भी गलत है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि रेसिपिएंट यानी रिसीवर की जो सीरम है उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए, किसके लिए? डोनर RBC एंटीजन के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट पूछ रहा है आपसे, यानी कि आपको सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है। तीसरी ऑप्शन है द रेसिपिएंट सीरम शुड not contain antigens against antibodies present in the donor serum। देखो ये बात अच्छी है बच्चों, ये बात सही लग रही है। तुमसे यहाँ पे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछ रहा है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि इन्होंने देखो क्या दे रखा है कि रेसिपिएंट यानी रिसीवर की जो सीरम है उसके पास एंटीजेंस नहीं होने चाहिए,
एंटीजेंस नहीं होने चाहिए, किसके खिलाफ? एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन दी डोनर सीरम, ठीक है। लेकिन देखो बात यहाँ पे ये है कि ये ऑप्शन कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रेसिपिएंट सीरम तो लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है, रेसिपिएंट सीरम तो लिखा है बच्चों, बट लिखा है कि सीरम के पास एंटीजेंस नहीं होने चाहिए। तो अगर सीरम के पास एंटीजेंस नहीं होने चाहिए, बट सीरम के पास तो मेनली क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत लग रहा है बच्चों। चौथी पढ़ते हैं, द रेसिपिएंट आरबीसीज शुड नॉट हैव एंटीजेंस, the recipient RBCs should not have antigens found on the donor RBC। यही है ना बच्चों, क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा जा रहा है। यस, तो आइए देखते हैं, ये ऑप्शन भी तुम्हें गलत ही लग रहा है। देखो कैसे, अगर हम रेसिपिएंट आरबीसी की बात करें तो रेसिपिएंट आरबीसी शुड नॉट हैव एंटीजेंस फाउंड ऑन डोनर आरबीसी, ये भी गलत है ना। करेक्ट, यानी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात हो रही है तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेसिपिएंट आरबीसी के पास एंटीजेंस तो होने चाहिए, लेकिन कौन से वाले एंटीजेंस होने चाहिए भाई? जो डोनर की आरबीसी में है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया? नॉट हैव। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, नॉट लगाकर स्टेटमेंट को गलत बना दिया है। तो स्टेटमेंट सही कौन सी लग रही है बच्चों? सेकंड वाली। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दैट द रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजेंस। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, रिएक्शन को कंप्लीट करना है बच्चों, है ना, ये तो बड़ा आसान है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कंप्लीट करने के लिए, सॉरी कन्वर्ट करने के लिए देयर इज थ्रोम्बोकाइनेज, और ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के बाद इस थ्रोम्बिन को फिर यूज किया जाता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में यूज करने के लिए। तो थ्रोम्बोकाइनेज और फिब्रिनोजेन वाली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बच्चों सेकेंड। Which of the following is a correct statement? अब देखो डायरेक्टली आपसे कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बीच का रिलेशन पूछा है बच्चों। तुम ऑलरेडी जानते हो कि अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम लिखने की कोशिश करें तो द फॉर्मूला इज कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट रेट। तो देख लो अब इस फॉर्मूले पे कौन सी स्टेटमेंट सही बैठ रही है। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ये तो गलत हो गया बच्चों। दूसरा है कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट गिव्स दी स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सही लग रहा है बच्चों। 142 का सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फॉलोइंग आर दी 3 स्टेजेस फॉर पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट। ओके, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है पाथवे का। ये भी बड़ा आसान सवाल है बच्चों, डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है ऐसे नोड से, है ना, ई से शुरुआत होगी, उसके बाद वो आगे कहाँ पहुंचती है? एवी नोड तक। तो ई के बाद सी, कोई ऑप्शन दिख रही है? ई के बाद सी वाली थर्ड ही है बच्चों। पूरा ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज इन्होंने ई और सी पे ही रिजेम्बलेंस लाकर खत्म कर दी है। तो याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको पूरा सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं होती है, तुम खाली ऑप्शंस मैच कर लो कि भाई पहले और दूसरे तक अगर डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ एक इकलौती ही ऑप्शन वो बची है, तो वही आंसर चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? थर्ड। फिर भी हम देख लेते हैं, एसए नोड, देन एवी नोड, देन कहानी किसके पास पहुंचती है बच्चों? एवी बंडल, एवी बंडल से उसके बाद देन परकिंजे फाइबर्स एंड लास्टली वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल्स। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट इन्होंने लिख रखा है बच्चों। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। डायरेक्ट मैच करना है बच्चों। तुम जानते हो एल्ब्यूमिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। ग्लोब्यूलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। फिब्रिनोजेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड कोआगुलेशन। ऑप्शंस आइए मिला ले, ए का 2, बी का 1, सी का 3, यानी कि 144 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा बच्चों। नेक्स्ट,
रिलीज ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी एएनएफ की बात हो रही है। एएनएफ के फंक्शन के बारे में अगर तुम्हें मैं बताऊं तो रास मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया था, रास मैकेनिज्म के जस्ट बाद कि अगर रास के ऊपर भी किसी का कंट्रोल है तो वो कौन है, एएनएफ है। ओके, तो एएनएफ क्या करती है, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि कौन सी वाली फंक्शन नहीं है। तो पहली वाली अगर हम रीड करें तो वेजोडाइलेशन एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो बिल्कुल सही है। एएनएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोडाइलेशन एंड लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सोडियम एलिमिनेशन बाय यूरिन, ये भी बात सही है बच्चों, है ना, क्योंकि रास को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो रास ने क्या किया था, रास ने सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराया था, जिसकी वजह से देयर वाज डिक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे ये उल्टा कर देगी ना, इंक्रीज सोडियम एलिमिनेशन, ये भी सही है। इनहिबिशन ऑफ रेनिन इनहिबिशन ऑफ रास मैकेनिज्म, ये भी सही है बच्चों। कौन सा रह गया, फोर्थ वाला रह गया, और यही आंसर है। रिलीज ऑफ लो यूरिन आउटपुट, दिस इज रॉन्ग, देयर विल बी रिलीज ऑफ हाई यूरिन आउटपुट, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करने हैं। पहला है लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शंस पूछे गए हैं। याद करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर एडीएच की सिक्रीशन कम होगी तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी एज अ रिजल्ट। तो ये तो सही लग रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है तुमसे, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैज द सेम कॉम्पोजिशन एज ब्लड प्लाज्मा, ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट बच्चों। तो ये भी यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती है। क्या प्रोटीन्स भी छनकर नीचे आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, नहीं आते हैं ना। क्या आरबीसी भी छनकर नीचे आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, नहीं आती है ना। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। Read the following statements carefully and find out the incorrect one with respect to a healthy adult human being. Okay, आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों, अराउंड 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, बिल्कुल सही है बात। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अराउंड 180 milliliters per minute. This statement is incorrect बच्चों। करेक्ट वैल्यू आप जानते हैं 180 लीटर्स पर डे, है ना। तो तुमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, यस इनकरेक्ट पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 148 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, choose the most appropriate answer from the options given below. Okay, तो आपको क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनने हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है बच्चों, स्टेटमेंट 1 है कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय राइट एंड लेफ्ट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। यस बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने की जिम्मेदारी किसकी है, ओके अच्छा नहीं सॉरी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रेस्पेक्टिवली बोला है क्या, यस रेस्पेक्टिवली बोला है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, यस क्योंकि देखो यहाँ पे तुमसे बोल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने रिसीव किया, राइट वाले में, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाली रिसीव करती है और डीऑक्सीजनेटेड कौन सी वाली रिसीव करेगी, राइट वाली, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं बच्चों। In humans, the atrium and ventricle of same side are separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum. ये सही लग रहा है बच्चों। Statement 1 is wrong, but statement 2 is correct. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन, यस। तो स्टेटमेंट 1 विल बी इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। 149 Which of the following is an incorrect match of the organisms and their excretory waste? Okay,
तो इनकरेक्ट मैचिंग आपसे पूछी गई है बच्चों। तो रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल एंड बर्ड्स, ये तो सही है, यूरिकोटेली की होते हैं। इंसेक्ट, फ्रॉग एंड बोनी फिश, ये गलत है बच्चों, है ना। इंसेक्ट्स तो यूरियोटेलिक कभी नहीं होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग और इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 149 आंसर विल बी सेकंड। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 150 तब तक आप लोग रीड करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 150। यस, 150 की अगर हम बात करें बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ओके, बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जानते हो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रह पाती है। कहां पे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। Presence of interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule. ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आखिरी में एनसीईआरटी ने समझाया है। The osmotic gradient between cortex and medulla is created by NaCl and urea. As it is एनसीईआरटी की लाइन है। तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 151. ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आओ स्टेटमेंट 1 पढ़े एक बारी। PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area for reabsorption. बिल्कुल सही बात है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होने की वजह से ही एब्जॉर्प्शन के लिए यानी रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाती है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना। अगर हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, लेकिन किसके लिए परमिएबल होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यानी आयंस के लिए परमिएबल होगी, चाहे तो उनका ट्रांसपोर्ट एक्टिव हो जाए चाहे पैसिव हो जाए। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही बच्चों? सेकंड वाला। अच्छा ओके, 1 सेकंड, फोर्थ वाला है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 151 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन। Next 152, which is or are related with functioning of collecting duct of nephron. नेफ्रॉन की आपसे कलेक्टिंग डक्ट की आपसे फंक्शन पूछी गई है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इट प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ओके, है ना। इट हैज अ रोल इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय द टिब्युलर सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region, है ना, to produce a concentrated urine. This is also a correct option. तीसरी है this segment allows passage of small amount of urea. देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बच्चों, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्होंने डायरेक्टली एक लाइन से सवाल फ्रेम किए हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो इनटू दी मेड्युलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप दी ऑस्मोलैरिटी। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो मैम आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। 153, आइए देखते हैं 153। मैच दी आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। आओ बच्चों मैच करें, है ना। मैच करते देखो, नेफ्रीडिया कॉलम 1 में, यानी कॉलम 1 में इन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं। तो नेफ्रीडिया किसके पास प्रेजेंट होती है बताओ? अर्थवर्म के पास प्रेजेंट होती है मैम। मालपीजियन, टिब्यूल्स, कॉकरोच, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लैटवर्म्स, किडनीज, ह्यूमंस। आओ मैच करें, तो ए का 4, बी का 1, 4 1 दिख रहा है किसी को? यस, 4 और
बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रीडी, अच्छा ए का 2 है, सॉरी यस ए का 2 है ना, ए का 2 और बी का 1, 2 1 ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है हमें, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 154, मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग, है ना। अब देखो डायरेक्टली इन्होंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से सवाल बनाया है। सबसे पहला देखो इनकरेक्ट मैचिंग पूछा जा रहा है से, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ऑफ 0.5 सेकेंड, सही है, बिल्कुल सही है मैम। कैसे सही है? कार्डियक साइकिल में याद होगा तुम्हें पढ़ाया गया होगा बच्चों कि अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो एट्रियल सिस्टोल की जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन कितनी थी? 0.3 सेकेंड। तो तुमसे यहां इन्होंने वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना देकर वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूछ लिया, तो क्या तुम टोटल में से वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें वैल्यू नहीं आ जाएगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, तो 0.5 सेकेंड, तो ये तो मैम सही है। दूसरा देखते हैं, बेसोफिल्स क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में या रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है पोडोसाइट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथी ऑप्शन है एंजिना, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ये ऑप्शन गलत हो गई बच्चों, यानी यही आंसर जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो इनकरेक्ट मैचिंग तुमसे पूछ रही थी ना, तो एंजीना पेक्टोरिस इज एक्यूट चेस्ट पेन, लेकिन इन्होंने क्या बताया है? हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तो ये वाला ऑप्शन बच्चों इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर विल बी फोर्थ। 155 पे आते हैं। The principal nitrogenous excretory compound in humans is synthesized. पहले बताओ मुझे कि अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन सी है? यूरिया है। अब बता देना मुझे यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? लिवर में। और बनते और एक्सक्रीट किसकी मदद से कराए जाते हैं? किडनीज की मदद से। पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर सही लग रहा है बच्चों, तो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमंस इज synthesized in the liver but eliminated mostly through kidneys. First option will be correct. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 156, which of the following human organs receive only oxygenated blood? देखो ये बढ़िया सवाल है, इनफैक्ट काफी बेसिक सवाल है बच्चों। पहला है हार्ट, हार्ट को तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है लंग्स, लंग्स के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। तीसरी है लिवर, लिवर के पास भी डीऑक्सीजनेटेड आती है ब्लड। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम याद करो बच्चों। चौथा ऑप्शन सिर्फ कौन सा बच गया? किडनी, और यही आंसर हो जाएगा। किडनीज के पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जाती है, तो 156 में आंसर विल बी फोर्थ। 157, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेडुलरी पिरामिड? PYQ सवाल उठ के आ चुका है बच्चों तुम्हारे सामने। बताओ मुझे मेडुलरी पिरामिड की कौन सी पोर्शन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए? तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT, DCT are not the part of medullary or renal pyramid. Option first will be correct here. Next देखते हैं बच्चों, 158 आ जाते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इट। ओके, एएनएस की बात पूछी जा रही है तुमसे। अब एएनएस के दो सब डिवीजन थे, कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। स्टेटमेंट नंबर 1 है द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स द इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन गलत है बच्चों, है ना, पैरासिम्पैथेटिक तो डिक्रीज कराती है। द सिंपैथेटिक सिस्टम
स्टिम्युलेट्स द इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सही लग रहा है बच्चों, 158 में ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों। तीसरी स्टेटमेंट है द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। एब्सोल्युटली रॉन्ग बच्चों, है ना। डिक्रीज हार्ट रेट तो सही है, तो हार्ट रेट कम हो रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगी। नेक्स्ट, sympathetic system decreases the heart rate, but ये भी गलत है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो 158 आंसर विल बी सेकेंड। 159 की बात करते हैं। Mark the pair of substances among the following which is essential for coagulation of blood। ये तो बड़ा आसान सवाल है बच्चों, है ना। बड़ा आसान सा सवाल है। इन्होंने पूछा है कि कोएगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन से वाले सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है। तो आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पर, कैल्शियम एंड प्लेटलेट फैक्टर्स। ओके, हेपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है, यहाँ पे भी देखो प्लेटलेट फैक्टर हेपेरिन, ये भी गलत हो गया। ऑक्सलेट नाइट्रेट भी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। सो कैल्शियम, आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए 160 क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 160 रीड करेंगे सारे लोग। यस, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, देखते हैं। तो अभी आपको नजर आ रहा है बच्चों, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल से अगर हम शुरुआत करें तो फिर ये कहानी पहुंचती है ऑरिकुलर सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। डायरेक्ट सवाल बनाया गया है कार्डियक साइकिल के इवेंट से, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। 161 आओ देखते हैं बच्चों। ओके, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है परसेंटेज के हिसाब से, बेहद आसान सवाल है। न्यूट्रोफिल्स तुम जानते हो मोस्ट अबंडेंट होती है WBCs में, तो 62 65%। बेजोफिल्स तुम जानते हो 0.5 to 1%। मोनोसाइट 6 to 8%। इस्नोफिल्स 2 to 3%। तो ए का 4, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए का 4, यस, ए का 4, बी का 3, यस, ये रहे बच्चों, है ना। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, यस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 161 डन। 162 आ जाओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनीज, यानी ह्यूमन किडनीज के रिस्पेक्ट में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो पहली स्टेटमेंट है द किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट लंबर। यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो चुकी है बच्चों। ओके, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किडनीज की लोकेशन तुम जानते हो, T12 यानी लास्ट थोरैसिक से L3 यानी थर्ड लंबर वर्टिब्रा की लोकेशन है इसकी। दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। आगे क्या है बच्चों, इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, सही है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस एंड मेडुलरी पिरामिड, सही है। The cortex extends in between the medullary pyramids which is called as columns of Bertina, ये भी सही है बच्चों, है ना। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हेनलेस लूप। तो हेनलेस लूप के आधार पर कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है बच्चों, द डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। करेक्ट पूछा जा रहा है तुमसे, तो ये वाली ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गई बच्चों। डिसेंडिंग लिम्ब हम जानते हैं परमिएबल होती है वाटर के लिए। द असेंडिंग लिम्ब इज इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी गलत है बच्चों, परमिएबल होती है। रीएब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम
रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, ये भी गलत है बच्चों, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट तुमसे पूछ रहा है, आखिरी वाली स्टेटमेंट ही सही लग रही है कि लूप ऑफ हेनले डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बिल्कुल बात सही है बच्चों, डीसीटी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो याद रखना कि लूप ऑफ हेनले इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH and ionic balance of the body fluid. ओके 164 की तरफ चलते हैं, तो 164 आ जाओ। स्टेटमेंट 1 है नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगी। स्टेप का नाम क्या है? इसी स्टेप को हम कह रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है बच्चों, द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हेल्प्स टू मेंटेन द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, सेकेंड वाली स्टेटमेंट में इन्होंने ट्यूबुलर सिक्रीशन स्टेप को बताया है यूरिन फॉर्मेशन में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनीज। ओके, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन फ्रेम की गई है बच्चों, है ना। तो इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस नोन एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस वाली ऑप्शन दिख रही है आप सभी लोगों को, तो रिनल पेल्विस, यस, एक ही ऑप्शन में रिनल पेल्विस इन्होंने लिखा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। आगे विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। कैलिसेस इज प्लूरल एंड कैलिक्स इज सिंगुलर। तो याद रखो कि फोर्थ वाली जो ऑप्शन यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगी। जो स्पेस है फनल शेप्ड स्पेस, उसे हमने क्या कहा है? रिनल पेल्विस बोला है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हमने क्या बोला? कैलिसेस बोला है। ओके, तो 165 के लिए ऑप्शन विल बी फोर्थ। 166 आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन इन दी डीसीटी। तो जाहिर सी बात है कि एल्डोस्टेरोन बढ़ने की वजह से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बच्चों। ओके, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन चलती है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने लिख रखी है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के हिसाब से सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? डीसीटी से, थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट से भी। तो 166 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। नेक्स्ट मैच करना है बच्चों, काफी इजी है। कॉलम 1 में इन्होंने वेव्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में इफेक्ट्स दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो 1 का बी यस, एक ही ऑप्शन ही है बच्चों। देखो इस तरीके के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में ना तुम्हें पूरा ही चेक नहीं करना होता है। अगर मैंने चेक कर भी लिया, बट व्हाट यू शुड हैव टू पे अटेंशन हियर दैट कि भाई अगर एक ऑप्शन तुम्हें दिख रही है तो पहले उसे मैच करके देख लो। एक ही ऑप्शन थी जहां पे 1 का बी था, है ना। तो स्टेटमेंट, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। तो 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। 168 देखते हैं बच्चों, विच सेट ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये भी बड़ा आसान सवाल है, तुमसे पूछा जा रहा है कौन से ब्लड वेसल्स के पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास बताओ कैसी ब्लड होती है? डीऑक्सीजनेटेड। दिस इज रॉन्ग। पल्मोनरी वेन, ये सही लग रहा है, बट रिनल वेन के पास भी डीऑक्सीजनेटेड होती है। पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड एंड कोरोनरी आर्टरी के पास भी ऑक्सीजनेटेड। तो ये हमारा हो गया बच्चों सही आंसर। आपसे पूछा जा रहा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके किसके पास है ना, किस ब्लड वेसल के पास है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, पल्मोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरी। 169 देखते हैं बच्चों, विच वन इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। बेहद इजी सवाल पूछा है बच्चों इन्होंने, है ना। बताओ मुझे फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है? लबती किसकी वजह से हो रही थी? तो ड्यू टू दी क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, है ना। तो सबसे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों। ओके, सो ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। 169 आंसर विल बी सेकेंड। 170 हार्ट फेलियर मीन्स, है ना। What is the meaning of heart failure?
डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, then this condition is known as heart failure. So answer will be third option. 171 आओ देखते हैं बच्चों. Consider the following four statements and select the correct option stating which ones are true and which are false. Okay, ट्रू फॉल्स पहचानना है बच्चों. आओ देखें, पहली स्टेटमेंट है प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. बिल्कुल सही है बच्चों, ये वाली तो ट्रू हो जाएगी, है ना. दूसरी स्टेटमेंट है प्लाज्मा कंटेन्स अ वेरी हाई अमाउंट, नो वेरी लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड. तो ये हो गई फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. हाँ ठीक है बच्चों, ये सही लग रहा है, तो थर्ड विल बी ट्रू. Glucose, amino acid, lipid, etc. are also present in plasma as they are always in transit in the body. बिल्कुल बॉडी में फ्लो में बने रहते हैं. तो ये वाली भी ऑप्शन हमें ट्रू लग रही है. तो देखिए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, कौन सी ऑप्शन दिख रही है? यस, सेकेंड ऑप्शन. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. ओके, फॉर 171. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 172 की अगर बात करें तो ऐसे नोड के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है. ऐसे नोड की लोकेशन कहाँ है? सबसे पहले आओ देखते हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन दी अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. सही बात है, पहला ही सही हो गया ना बच्चों. अच्छा, ऑल ऑफ द अबव भी है क्या? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन दैट इज 70 to 75 per minute. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन है responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. इसीलिए तो हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं बच्चों? पेसमेकर बोलते हैं ना. तो थर्ड ऑप्शन भी सही लग रहा है. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे के सारे सही ऑप्शन है. फोर्थ विल बी करेक्ट हियर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 173. Okay, so glomerulus is a tuft of capillaries formed by. सबसे पहले तो मुझे बताओ glomerulus कौन सी वाली आर्ट्रियोल बना रही थी? एफरेंट आर्ट्रियोल बना रही थी, एफरेंट आर्ट्रियोल बना रही थी? यस, एफरेंट आर्ट्रियोल बना रही थी बच्चों. वेरी गुड. तो एफरेंट वाले आपके पास दो ऑप्शंस है. अब एफरेंट आर्ट्रियोल है तो कैसी ब्लड कैरी कर रही होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड वाला तो मैम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकेंड करेक्ट हियर. ओके, सो इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट arteriole and it carry oxygenated blood towards the glomerulus. और लेके जाने वाली आर्ट्रियोल कौन सी थी? efferent arteriole. यस, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 174. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग. इनकरेक्ट मैचिंग आपसे पूछ रहा है बच्चों, है ना. पहला है RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस. सही है. इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है. ओके, हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज. सही है बच्चों, ये भी सही लग रहा है. तीसरा है रिनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन. दिस इज आल्सो करेक्ट. फोर्थ है एंजियोटेंसिन 2. अच्छा, पावरफुल वेजोडाइलेटर. नो, एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल vasoconstrictor. तो this option will be incorrect, है ना. और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 174 के लिए. ओके, लेट मी राइट डाउन दिस प्रॉपरली. यस, तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है ना एंजियोटेंसिन 2, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से. 175 आओ देखें. फिर से मैच करना है बच्चों. कॉलम 1 कॉलम 2 तुम्हारे सामने प्रस्तुत है. आइए देखते हैं. सबसे पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी? वुमेन्स कैप्सूल में. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन कहाँ पे होगा? हेनलेज लूप में. ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किडनी से यूरिन को लेकर कौन आ रही थी? यूरेटर. ओके, स्टोरेज ऑफ द यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ब्लैडर विच वॉज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो अल्ट्रा फिल्टरेशन यानी ए का 4 बच्चों. ए का 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल. बी का हमारा आंसर है 1. तो ए का 4 बी का 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है. ओके, तो ए का 4 बी का 1 सी का 2 और डी का 3. तो 175 में आंसर विल बी सेकेंड.
176 आ जाओ बच्चों, है ना। काफी आसान सा सवाल है, इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस, है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो कलेक्टिंग डक्ट बिल्कुल सही है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहानी कहाँ पहुंचती है? रिनल पेल्विस तक। देन रिनल पेल्विस के बाद कैलिसेस, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन, अच्छा वन सेकेंड, यूरेथ्रा देन यूरिनरी ब्लैडर, नो दिस विल बी रॉन्ग बच्चों। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है। ओके हाँ, एक करेक्शन है बच्चों। देखो, कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहानी कहाँ पहुंचेगी? रिनल पेल्विस तक, ठीक है, ये भी ठीक है। कैलिक्स, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेटर, यस सही है बच्चों। ओके तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन तुम्हें ऐड ऑन करना होगा कि यूरेथ्रा पहले नहीं आएगी, पहले क्या आएगा? यूरेटर, एंड देन यूरेटर की जगह पर क्या आएगा? यूरेथ्रा। ओके तो ये एक छोटा सा करेक्शन ऐड ऑन कर लेना, फिर 176 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, बाकी कोई तो सही नहीं लग रहा बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट के बाद सीधा यूरेटर, ये तो रॉन्ग ही है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद देन कैलिक्स, देन रिनल पेल्विस, ओके देन नहीं ठीक है, तो पहले तो कैलिक्स आएगी ना। ओके नहीं, बात सही है बच्चों। फिर आंसर, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सही है बिल्कुल, ये आंसर हो जाएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट हियर, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट के बाद पहुंचेगा कैलिक्स, देन रिनल पेल्विस, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। yes without any changes option number third will be correct here। आइए देखते हैं 177, क्वेश्चन नंबर 176 की आंसर क्या हो जाएगी? थर्ड। 177 देखते हैं बच्चों। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन पीसीटी, ये तो डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछा गया है बच्चों। ओके बहुत ही आसान था, तो याद रखना होगा कि भाई पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होनी। द यूरिन की देखो टोनिसिटी के हिसाब से तुमसे सवाल पूछा गया है, तो तुम जानते हो कि यूरिन जो है वो ब्लड के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होती है। हाइपरटोनिक वाला ऑप्शन एक ही है, एंड आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड, सो द ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके 179 आ जाओ बच्चों। करेक्ट मैच वन विद कॉलम 2, यस फिर से मैच दी फॉलोइंग आ चुका है। आइए देखते हैं कॉलम 1 में अगर हम ग्लाइकोस्यूरिया की बात करें तो ग्लाइकोस्यूरिया वाज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। कीटोन्यूरिया वाज प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। Glomerulonephritis is inflammation of glomerulus of kidney, and uremia is excess of urea in the blood। आइए देखते हैं ऑप्शंस। तो ए का आंसर है बच्चों 2, बी का 4, सी का 1। ओके 2 4 1 कौन सा दिख रहा है तुम्हें? यस थर्ड दिख रहा है बच्चों, है ना। ए का 2, बी का 4 और सी का 1, डी का 3। यस तो 179 आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। यस बच्चों लास्ट आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज वेरी वेरी इजी। आपसे केवल मिक्सचुरेशन के टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं ये पूछा जा रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मिक्सचुरेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चों? स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करती है और यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस। यस तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। ओके आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट URTS सॉल्यूशन सीरीज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।